अर्मेनिया की मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अजरबैजान की आर्मी के साथ अभी पाकिस्तानी आर्मी भी वहां पे मौजूद है। ब्रह्मोस मिसाइल को एक बार फिर से इंडियन सिस्टम के साथ टेस्ट किया गया है। नेपाल की तरफ से अभी 3 दिन के अंदर ही भारत और नेपाल के बॉर्डर में 3 नए बॉर्डर पोस्ट को सेटअप कर दिया गया है। इंडियन कोस्ट गार्ड में अभी ICGS कनकलता को शामिल किया जा चुका है। लद्दाख में लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर की वजह से गेम चेंजिंग हेलीकॉप्टर बनने वाला है और इसमें ऐसी क्या खास बात है जो कि इसको अलग अटैक हेलीकॉप्टर से बेहतर बनाती है, और यूएस की अभी एक F-35 किस वजह से क्रैश हो गया है। ऐसे ही कुछ और खबरों के बारे में हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नाइक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में। तो चलिए देर ना करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर को लेके है। अगर आपने कल की वीडियो देखा होगा तो कल मैंने आप सभी को बताया था HAL की तरफ से अभी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर की पहली LSP यूनिट की ग्राउंड ट्रायल को पूरा कर लिया गया था। आज हम इसी के बारे में कुछ और बात करने वाले हैं। ओरिजिनली लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स को बनाने का जो प्लान था वो 1999 के दौरान इनिशिएट किया गया था और कारगिल के दौरान हमें एहसास हुआ कि हिमालयन रीजन में अगर कोई भी लड़ाई होती है तो हमें हमारी इन्फेंट्री यूनिट्स को सपोर्ट करने के लिए एक लाइट अटैक हेलीकॉप्टर की जरूरत है, और 2006 में फाइनली इसको डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से क्लियरेंस दिया गया था। और अभी इसके लगभग 15 साल के बाद HAL की तरफ से इसकी फुल स्केल प्रोडक्शन को शुरू किया जा रहा है। HAL अभी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर की 15 LSP यूनिट को बना रही है जो कि जल्दी ही इंडियन आर्मी को डिलीवर किया जाएगा। वैसे अभी तक फॉर्मली इंडियन आर्मी की तरफ से इनके लिए कोई ऑर्डर प्लेस नहीं किया गया है, लेकिन HAL पहले से इनकी मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर चुकी है। इसके लिए HAL की तरफ से अभी अपनी इंटरनल फंड का इस्तेमाल किया जा रहा है। LCH को स्पेशली हिमालयन रीजन के लिए डिजाइन किया गया है और ये सियाचिन में भी सफिशिएंट मात्रा में फ्यूल और वेपन लोड के साथ टेक ऑफ कर सकता है, और इसमें इस्तेमाल हो रहे शक्ति इंजन को सफरान की तरफ से स्पेशली हाई अल्टीट्यूड में एक्स्ट्रा पावर को प्रोड्यूस करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह हाई अल्टीट्यूड में हमारे ट्रूप्स को फायर सपोर्ट देने के लिए काफी मदद करने वाला है और अभी पांगोंग इलाके में भी इसको यूज किया जा सकता है। हमारी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर में एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को भी इस्तेमाल किया जा सकता है जो कि लगभग 7 से 8 किलोमीटर की दूरी से दुश्मन के टैंक को नष्ट कर सकते हैं, और ये किसी भी बैटल में काफी कारगर साबित होने वाले हैं। अब अगर हम अपाची हेलीकॉप्टर के साथ इसको कंपेयर करेंगे तो अपाची से काफी बेहतर है, और अपाची में काफी ज्यादा वेपन्स को कैरी किया जा सकता है, और अपाची LCH के मुकाबले काफी ज्यादा बैटल प्रोवन भी है। लेकिन अपाची के मुकाबले लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर 3 गुना सस्ता है। और HAL की तरफ से अभी जो LSP यूनिट बनाया जा रहा है इनकी यूनिट कॉस्ट 125 करोड़ बताया जा रहा है। और लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर में कुछ खास बात भी ऐड किया गया, जैसे कि इसके कॉकपिट ग्लास पूरी तरीके से बुलेट प्रूफ है, और इसकी जो फ्यूल टैंक्स है वो नेचर में सेल्फ सेलिंग है, यानी कि अगर बुलेट लगने की वजह से लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर का फ्यूल टैंक में कोई होल हो जाता है तो बस कुछ ही सेकंड के अंदर ही ये अपने आप भरने लगेगा। और इसके लिए इसमें स्पेशल रबर और कंपाउंड मेटल का इस्तेमाल किया गया है। और सबसे बड़ी बात यह कि अगर लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर की मेन गियर बॉक्स में भी गोली लगने की वजह से इसमें होल हो जाता है और सारे इंजन ऑयल इससे निकल जाते तो तब भी गियर बॉक्स लगभग 30 मिनट तक आराम से काम कर सकता है। और ये बैटल फील्ड में लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर को किसी और हेलीकॉप्टर के मुकाबले बेहतर सर्वाइविलिटी प्रोवाइड करने वाली है। अब आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। साथ ही जो लोग पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं या फिर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगला अपडेट ब्रह्मोस मिसाइल को लेके है। एक बार फिर से भारत की तरफ से ब्रह्मोस मिसाइल की एक्सटेंडेड रेंज वेरिएंट का एक सफल परीक्षण कंडक्ट किया गया है। इस टेस्ट को आज उड़ीसा तट से लगभग 10:30 बजे के आसपास कंडक्ट किया गया था। इसको हमारी इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज की लॉन्चिंग कॉम्प्लेक्स 3 से फायर किया गया था, और रिपोर्ट के मुताबिक इस बार जो टेस्ट को कंडक्ट किया गया था इसमें काफी सारे इंडिजिनस सिस्टम भी ऐड किए गए थे, और अभी इन्हीं सिस्टम की टेस्ट किया जा रहा था। अभी इसकी प्रोपल्शन सिस्टम, पावर सप्लाई और एयरफ्रेम के साथ साथ बाकी कुछ और सिस्टम भी शामिल किए गए थे। इस टेस्ट को अभी DRDO और ब्रह्मोस एरोस्पेस की तरफ से जॉइंटली कंडक्ट किया गया था। हालांकि ब्रह्मोस मिसाइल की लैंड बेस्ड वेरिएंट को 2007 से ही इंडियन आर्म फोर्सेस में शामिल किया जा चुका है, लेकिन वक्त के साथ साथ इसको अपग्रेड भी किया जा रहा है, और अभी इनकी रेंज 450 किलोमीटर तक हो चुकी है जो कि पहले 290 किलोमीटर तक ही सीमित था। और मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोलिज्म ग्रुप में शामिल होने के बाद ब्रह्मोस मिसाइल की रेंज को 290 से 450 किलोमीटर तक इंक्रीज कर दिया गया था। और अभी जो टेस्ट किया गया था वो इसकी एक्सटेंडेड रेंज की टेस्ट नहीं बल्कि इसमें इस्तेमाल हो रहे इंडियन सिस्टम की टेस्ट किया गया था। और वैसे भी लद्दाख में भी ब्रह्मोस मिसाइल को डिप्लॉय किया जा चुका है, और हम ब्रह्मोस मिसाइल से चाइना की किसी भी लैंड बेस्ड टारगेट को निशाना बना सकते हैं, और चाइना के लिए इसको इंटरसेप्ट कर पाना लगभग नामुमकिन
मुमकिन होने वाला है, क्योंकि ये काफ़ी लो फ्लाइट पाथ को फॉलो करता है, जिस वजह से इसके लॉन्च होने का पता चाइना को लगने से पहले ही अपने टारगेट को हिट कर चुका होगा। और इंडियन सिस्टम का इस्तेमाल होने से सबसे बड़ा फायदा हमें कॉस्ट के सेगमेंट में होने वाली है, क्योंकि डिफेंस एक्सपो के दौरान जब मैं ब्रह्मोस एरोस्पेस के साइंटिस्ट के साथ बातचीत कर रहा था तो वो बता रहे थे कि मान लो अगर ब्रह्मोस मिसाइल में इंडियन सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं तो ये हमें लगभग 2 करोड़ के आसपास पड़ने वाली है, लेकिन अगर हम वही सिस्टम अभी रशिया से इंपोर्ट करते हैं तो सेम मिसाइल हमें 5 करोड़ के आसपास पड़ सकता है। हालांकि फिगर एग्जैक्ट फिगर नहीं है, इसको उन्होंने रेफरेंस के लिए बताया था ताकि हम अच्छे तरीके से इसको समझ सकें। और अभी जिन इंडियन सब सिस्टम को टेस्ट किया गया था इनकी परफॉर्मेंस भी हमारे उम्मीद के मुताबिक ही पाए गए हैं। अगला अपडेट F-35 को लेके। आज सुबह ये खबर सामने आया था कि यूनाइटेड स्टेट की एक F-35 फाइटर जेट अभी रिफ्यूलिंग करते वक्त पता नहीं कैसे एरियल टैंकर के साथ टकरा गया था और इसी वजह से ये F-35 क्रैश हो गया था। यूनाइटेड स्टेट की तरफ से दी गई रिपोर्ट के मुताबिक टकराने के बाद F-35 के पायलट इजेक्ट कर गए थे और अभी उनको ट्रीटमेंट किया जा रहा है। ये F-35 यूनाइटेड स्टेट के मरीन यूनिट का था और इस 1600 आवर के आसपास मिड एयर में KC-130 टैंकर से रिफिल कर रहा था। इसी दौरान ये दोनों आपस में टकरा गए थे और F-35 क्रैश हो गया था। बदले में टैंकर को कुछ नहीं हुआ था और तुरंत ही नियरेस्ट एयरवेज में टैंकर को इमरजेंसी लैंडिंग करना पड़ा था। इसमें एरियल टैंकर की क्रू मेंबर में से किसी को कोई चोट नहीं आई है, लेकिन F-35 की क्रैश होने के पीछे और टैंकर से टकराने के पीछे क्या कारण है, इसको जानने के लिए अभी इस पर एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। अगला अपडेट INS विराट को लेके। आप सबको ये बात अच्छी तरीके से पता होगा कि INS विराट को भी स्क्रैप करने का फैसला किया गया है और गवर्नमेंट की तरफ से की गई ऑक्शन में श्रीराम ग्रुप की तरफ से इसको 38 करोड़ में खरीद लिया गया है। लेकिन इस फैसले से इंडियन सिटीजन काफी खुश नहीं थे, क्योंकि INS विराट एक हिस्टोरिकल वॉरशिप है और इसके साथ हमारा इतिहास जुड़ा हुआ है और इसी वजह से इसको एक म्यूजियम के तौर पर कन्वर्ट करने को लेकर सभी लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे। अभी मुंबई बेस्ड एक कंपनी एनवीटेक मरीन कंसल्टेंसी की तरफ से इसको म्यूजियम के तौर पर कन्वर्ट करने का प्रस्ताव दिया जा रहा है और इसके डायरेक्टर विष्णुकांत ने बताया कि वॉरशिप इंडियन नेवी में भारत के लिए लगभग 30 साल से या फिर उससे ज्यादा भी सर्विस कर चुकी है, तो इसी वजह से इसका अंत ऐसा नहीं होना चाहिए और अभी वो इसे गोवा की जुआरी रिवर में एक म्यूजियम के तौर पर सेटअप करना चाहते हैं और गोवा की गवर्नमेंट की तरफ से अभी इसके लिए रिकमेंडेशन दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि उनके पिताजी भी नेवी में थे और अगर गवर्नमेंट की तरफ से इसको म्यूजियम के तौर पर सेटअप करने के लिए सिर्फ एनओसी दे दिया जाता है तो वो अपनी सारी की सारी प्रॉपर्टी इसको म्यूजियम के तौर पर सेटअप करने के लिए दांव पे लगा सकते हैं। हालांकि दिक्कत की बात यह है कि अभी इस शिप्स को ऑक्शन के दौरान लोएस्ट बिडर को दिया जा चुका है, जिसमें अभी गवर्नमेंट की तरफ से कुछ नहीं किया जा सकता है। लेकिन अच्छी खबर यह कि इसकी लोएस्ट बिडर मुकेश पटेल जी भी इसको स्क्रैप करना नहीं चाहते हैं और उनका कहना यह कि अगर इसको एक म्यूजियम के तौर पर कन्वर्ट करने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से क्लियरेंस दिया जाता है तो वो इसको विष्णुकांत को खुशी खुशी हैंडओवर करने के लिए तैयार हैं। अब यहाँ पर मुकेश पटेल INS विराट को ऑक्शन में 38 करोड़ में खरीदे थे और उसके बाद जीएसटी और ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी एडिशनल 12 करोड़ खर्च कर चुके हैं, पर विष्णुकांत यहाँ पर इसके लिए लगभग 60 करोड़ देने के लिए राजी हैं और इसके साथ इसको म्यूजियम के तौर पर कन्वर्ट करने में जो भी इन्वेस्टमेंट होने वाला है वो सभी वो करने के लिए राजी हैं और ये एक बहुत ही सुनहरा मौका है जहाँ पर INS विराट को एक म्यूजियम के तौर पर कन्वर्ट किया जा सकता है। अगला अपडेट पाकिस्तान की तरफ से है। आप सभी को ये बात अच्छी तरीके से पता होगा कि आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच अभी काफ़ी जोरों शोरों से लड़ाई चल रही है और ये बात भी आप सबको पता होगा कि जब इनके बीच लड़ाई शुरू हुई थी तब से टर्की और पाकिस्तान की तरफ से अभी अजरबैजान को सपोर्ट किया जा रहा है। आर्मेनिया के प्रेसिडेंट ने भी अपने ट्वीट में ये जिक्र किया था अजरबैजान की फोर्सेस को अभी टर्की सपोर्ट कर रहा है और अजरबैजान के फोर्सेस के साथ टर्की के फोर्स वहाँ पे मौजूद है। आर्मेनिया के एम्बेसडर के क्लेम के मुताबिक टर्की की तरफ से अभी अजरबैजान में 4000 के करीब फाइटर्स को भेजा गया है और यहाँ तक कि टर्की की F-16 को भी अभी अजरबैजान के एयरस्पेस में देखा गया है। अजरबैजान की डिफेंस मिनिस्ट्री की रिपोर्ट के मुताबिक अभी तक आर्मेनिया को 2300 के आसपास कैजुअलिटी हो चुकी है और आर्मेनिया के 130 के आसपास टैंक्स और आर्मर्ड व्हीकल, 200 आर्टिलरी, 25 एयर डिफेंस सिस्टम, 6 कमांड पोस्ट और 5 एमुनिशन डिपो अभी तक डिस्ट्रॉय किए जा चुके हैं। बदले में आर्मेनिया की रिपोर्ट के मुताबिक अजरबैजान को अभी तक 2690 कैजुअलिटी हो चुकी है। इसके साथ ही 137 टैंक और आर्मर्ड व्हीकल, 72 UAV, 7 हेलीकॉप्टर, 1 एयरक्राफ्ट डिस्ट्रॉय किया जा चुका है। इन सभी के बीच एक और बात भी अभी सामने आई है और अभी आर्मेनिया की मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अभी नागोर्नो काराबाख एरिया के अंदर अजरबैजान की ट्रुप्स के साथ पाकिस्तान की ट्रुप भी वहां पे मौजूद है, यानी कि पाकिस्तान की तरफ से भी अजरबैजान को सपोर्ट करने के लिए वहां पर अपनी आर्मी को भेजा गया है। अब इसके पीछे कारण ये भी हो सकता है कि टर्की की तरफ से अजरबैजान के लिए फाइट करने वालों को पर हेड महीने के $1500 देने का वादा किया गया था, तो इसमें पाकिस्तानी आर्मी की इन्वॉल्वमेंट होने का इससे बड़ा कारण हमको नहीं मिलने वाला है। लेकिन फिर भी अगर आर्मेनिया की बात करें तो वो अभी अकेले पड़ते जा रहे हैं।
अगला अपडेट नेपाल की तरफ से है। आप सब ये बात अच्छी तरीके से जानते हैं, केपी ओली की प्रो चाइना नेचर की वजह से अभी भारत और नेपाल के रिलेशन काफी हद तक खराब हो चुके हैं और अभी कलापानी इलाके को लेके भारत और नेपाल के बीच कोई भी सोल्यूशन नहीं निकला है। इसी दौरान जब चाइना के साथ भारत लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में फेसअप जैसी सिचुएशन का सामना कर रहा है, सेम टाइम के अंदर नेपाल की तरफ से भी भारत और नेपाल के बॉर्डर में नए नए बॉर्डर आउटपोस्ट को बनाना शुरू किया जा चुका है। भारत और नेपाल के बीच 275 किलोमीटर लंबी बॉर्डर लाइन है, जिसमें नेपाल के 4 डिस्ट्रिक्ट और उत्तराखंड के 3 डिस्ट्रिक्ट आती हैं। मंगलवार को नेपाल की तरफ से अभी अपनी लेटेस्ट बॉर्डर आउटपोस्ट को तातोपानी इलाके में इनॉग्रेट किया गया है और नेपाल का कहना यह कि भारत और नेपाल के बीच काफी सारी इलीगल एक्टिविटी किया जाता है या फिर स्मगलिंग वगैरह किया जाता है, जिनको रोकने के लिए अभी नेपाल की तरफ से नए बॉर्डर आउटपोस्ट को बनाया जा रहा है और पिछले 3 दिनों के अंदर नेपाल की तरफ से 3 नए बॉर्डर आउटपोस्ट को ऑपरेशनल किया जा चुका है। संडे को धारचूला की दातू में, मंडे को रूपालीगढ़ में और मंगलवार को तातोपानी एरिया में नेपाल की तरफ से नए बॉर्डर आउटपोस्ट को सेटअप किया जा चुका है। अब एक तरीके से देखा जाए तो इससे इलीगल स्मगलिंग एक्टिविटी को रोकने में मदद मिलने वाली है, लेकिन अगर 1 महीने पहले की बात करें तो वहां पर यह खबर सामने आया था कि नेपाल की तरफ से भी इंडियन आर्मी के ऊपर नजर रखने की कोशिश की जा रही है और ये सब चाइना के इशारों पर किया जा रहा है। तो ऐसे में इंडो चाइना बॉर्डर में स्पेशली कलापानी इलाके में इंडियन ट्रूप्स की डिप्लॉयमेंट के ऊपर नजर रखने के लिए भी नेपाल ये सब कर सकता है, क्योंकि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की ठीक दूसरे तरफ में चाइना की तरफ से भी अपनी ट्रूप्स को डिप्लॉय किया जा रहा है। अगला अपडेट इंडियन कोस्ट गार्ड की तरफ से। इंडियन कोस्ट गार्ड में भी एक और फास्ट पेट्रोल वेसल को इंडक्ट किया जा चुका है। इस वेसल का नाम ICGS कनकलता बरुआ है और इसे आज GRSC की शिपयार्ड में इंडियन कोस्ट गार्ड में शामिल किया जा चुका है। ICGS कनकलता की बात करें तो ये इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए बनाए जा रहे 5 फास्ट पेट्रोल वेसल में से एक है और इसको GRSC की तरफ से बनाया जा रहा था। इसको 9 जून को GRSC की तरफ से इंडियन कोस्ट गार्ड को डिलीवर कर दिया गया था और आज इसको फाइनली कमीशन किया गया है। इसकी लेंथ 50 मीटर, विड्थ 7.5 मीटर और डिस्प्लेसमेंट लगभग 308 टन के आसपास है। एक मीडियम रेंज की सरफेस वेसल जिसे स्पेशली पावर और फ्यूल एफिशिएंसी को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। इसको पेट्रोलिंग, एंटी स्मगलिंग और रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए भी डिप्लॉय किया जा सकता है। इसमें 3 मेन इंजन का इस्तेमाल किया जाता है जो कि इसे 34 नॉट की रफ्तार दे सकते हैं और एक ही बार में लगभग 1500 नॉटिकल माइल की डिस्टेंस को कवर कर सकता है। GRSC की तरफ से इस वेसल को कम्प्लीटली इंडिजिनस तरीके से डिजाइन और मैन्युफैक्चर किया गया और अभी इसे वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान ही इंडियन कोस्ट गार्ड में शामिल किया गया है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।